चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप लोग क्लास में पढ़ते हैं लोकस एकेडमी में, तो वहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स की आपकी प्रैक्टिस शीट नंबर 4 है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हैं अपने पास। जो बच्चे बाहर से अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर CUET के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर आप 11th में आ रहे हैं उसके लिए लोकस एकेडमी में कॉन्टैक्ट डिटेल ये हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बैचेस अप्रैल से स्टार्ट होंगे। एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हमसे बोल रहा है गिवन डेटा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन है अपने पास, FeO सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट जा रहा है Fe सॉलिड में और CO गैस में। थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत जरूरी है कि वो जो लिखा है मॉलिक्यूल उसका फेज क्या है, वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। इन्होंने एक टेबल में दे रखा है हमारे पास कि जो सब्सटेंस हैं उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उनकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी। ठीक है, तो ध्यान रखें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो एंट्रोपी लिखी होती है ना, वो उसकी फ्रीडम को बताता है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन पे, मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। वो मिनिमम टेम्परेचर बताना है केल्विन में जहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ध्यान रखिए गिब्स इक्वेशन होती है एक, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। अगर ये डेल्टा G जहां पर 0 हो जाता है, अगर ये कहीं पर 0 हो जाए तो वहां पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड से होगा। तो डेल्टा G 0 करने से अगर हम पता करें टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा H बाई डेल्टा S। अब अगर आप किसी प्रोसेस का ये टेम्परेचर निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम है, तो उसी पे टारगेट करेंगे हम। और अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया तो हम देख लेंगे कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर उससे कम टेम्परेचर पर। मैक्सिमम टाइम जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही हमारा आंसर हो जाता है, और थोड़ा मोड़ा उससे डेटा आगे पीछे हो सकता है अपने पास। तो आइए देखिए, क्या इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया है तुम्हारे पास? नहीं गिवन है, ना ही हमें एंट्रोपी चेंज दिया है। तो जाइए फटाफट, ध्यान रखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, पहले आप अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, और इनके जो आंसर्स होंगे वो आपको अगली स्लाइड में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, तो हम पहले निकालेंगे इसका डेल्टा H। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर्मेशन का डेटा दिया है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन की मदद से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मेशन के लिए जब भी कभी डेल्टा H निकालना हो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर में, तो जो फॉर्मेशन का डेटा होता है अगर उसके टर्म्स में निकालना है तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो जो Fe सॉलिड है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, 0 दिया भी है उन्होंने। क्यों 0 होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। और CO का कितना दे रखा है, -110। तो ये हो गया CO का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। FeO सॉलिड उसका फॉर्मेशन कितना दे रखा है, -266। यहां से आ जाएगा इसका डेल्टा H। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -110 और प्लस में 266। अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए कितना बन जाता है अपने पास, 156 आ जाएगा ये प्लस में। यूनिट ध्यान रखिएगा, ये यूनिट बन गया किलो जूल पर मोल। किस यूनिट में आ गया ये, किलो जूल पर मोल में बन गया ये अपने पास। ठीक है, अब डेल्टा H आ गया, उसके बाद क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज जब भी दिया हो, ये स्टेट फंक्शन है और इसका चेंज आपको चाहिए, तो आप देखिए प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो जाइए देखिए प्रोडक्ट में कौन कौन है, Fe सॉलिड है और CO गैस है। तो Fe की एंट्रोपी दी गई है 30 और CO की एंट्रोपी दी गई है 200। ये हो गया प्रोडक्ट की फ्रीडम। ठीक है, गैस की फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है इसलिए CO का दिया है 200 और सॉलिड का बहुत कम होता है तो वो दे रखा है अपने पास 30। माइनस रिएक्टेंट की फ्रीडम, रिएक्टेंट में हमारे पास FeO सॉलिड और कार्बन ग्रेफाइट है, उनकी फ्रीडम है 60 और 5, तो टोटल हो गया ये 65। इसे सॉल्व कर लीजिए, बन गया 230 माइनस 65, तो ये बन जाएगा 165 करके। देखिए सॉल्व करिए, इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अब आप यहां से टेम्परेचर निकाल लीजिए तो बनेगा 156 डिवाइडेड बाई 165। बस ध्यान दीजिए वहां पर किलो जूल है, किलो को जरूर बदल लीजिए जिससे कि ऊपर का डेटा भी जूल हो जाए, नीचे का डेटा भी जूल हो जाए, और जूल जूल झूल जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट में ये टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप
अप्रॉक्सीमेटली ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलेगा 945.45 समथिंग करके टेम्परेचर आएगा केल्विन में। अब क्योंकि ये प्रोसेस का डेल्टा एच आया था प्लस में, एंट्रोपी चेंज भी आया था प्लस में, तो आपको पता होगा अगर दोनों ही चीजें किसी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में एंट्रोपी और इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाएं तो वो प्रोसेस ज्यादा टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है। आप चाहें तो केवल लीच एटलियर प्रिंसिपल से भी पूछ लें तो काम बन जाएगा। हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ज्यादा टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन हो पाएगी। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये आया, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये पॉसिबल हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कहीं लिखा हो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है 946 केल्विन। इस पे तो इक्विलिब्रियम है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर का हो जाएगा। मिनिमम अगर हमें देना हो यही ऑप्शन होता तो यही दे देते कहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा हमें डेटा लिखा है तो ये आंसर हो जाएगा। 950 नहीं, 950 क्यों नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, हमसे मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा था ना। चलिए अगर ये 945 आया होता तो क्या 945 ही दे देते? एक्चुअली में तब दे देते, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसी को ही सिलेक्ट करना है और 945 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 945 जैसा ही मान लेते। लेकिन क्योंकि ये 945.45 आया, अभी इस पर इतना डाउट ना करिए, 4 ऑप्शन में हमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देगा, ये तो मैंने क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन था टेबल के ऊपर अपने पास। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर रखे हैं, अच्छे से बनाया है, इसको डिज़ाइन कर रखा है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकें। एक एक करके आप ध्यान देते चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। और दूसरा तो फॉर्मूले के ऊपर है, हमें इंटरनल एनर्जी चेंज दिया गया है और एंट्रोपी चेंज दिया गया है। पूछा जा रहा है डेल्टा जी नॉट बता दीजिए। तो डेल्टा जी नॉट तो क्योंकि हमें जो डेटा दिया है उस हिसाब से इस फॉर्मूले की मदद से, गिब्स इक्वेशन की मदद से ये सॉल्व हो सकता है। अब देखिए तो हमें एंट्रोपी चेंज गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन, एंट्रोपी चेंज वाला डेटा दिया है -30, इंथैल्पी चेंज नहीं दिया है। तो याद रखिए इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज में एक बहुत प्यारा रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो लगा दीजिए डेल्टा यू दे रखा है -20, डेल्टा एन निकाल लीजिए, वो कैसे आता है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो नेट में बन जाएगा -1 और आर की वैल्यू, क्योंकि एनर्जी का डेटा देखिए कैसे है किलो जूल में, तो आर की वैल्यू यूज करते हैं 8.31 और किलो बनाने के लिए 10⁻³ और टेम्परेचर 300। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 22.5 किलो जूल में आएगा ये पर मोल में। ये डेल्टा एच आ गया। अब आप इसको उठा के यहां रख दीजिए। अब हमारा सारा अननोन हमें पता चल गया है और बस अब आंसर की बारी है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना हो गया -22.5 माइनस टी हो गया टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज वो हमारे पास है -30, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, ये वाला डेटा था किलो जूल में और जो ये एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड डेटा आया है वो जूल में। और किलो जूल से जूल कैसे हटाओगे, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो जो ये जूल वाला डेटा है अगर हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी बन जाएगा किलो जूल में, फिर काम बन जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 0 ऐसे यहाँ से चले जाएंगे, ये बनेगा -22.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -13.5 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में ही क्यों, 4 ऑप्शन किलो जूल में ही सॉल्व करना था, आंसर हो गया ये पार्ट, ठीक है। ये बस हमें 2 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा दिया, एक तो इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के रिलेशन की और दूसरा हो गया गिब्स इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करना है विथ यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है ये, परफेक्ट माने जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। ध्यान रखिए आगे जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था ना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया है, अब जब हम अगली स्लाइड में जाएंगे तो दूसरे का आंसर मिल जाएगा। अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट बस आप स्लाइड को आगे बढ़ाते जाइए और जो जो क्वेश्चन मिले सॉल्व करिए, अगली स्लाइड में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे बोला जा रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन X to Y, एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन ये है अपने पास। द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इन केल्विन, और ये इक्वेशन हमें दी गई है डेल्टा जी नॉट की, ठीक है। हमसे बोल रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट T केल्विन इज, मतलब वो अलग अलग टेम्परेचर पे हमसे जानना चाहते हैं इस मिक्सचर में कौन सा मेजर कंपोनेंट होगा। आइए शुरू करते हैं फिर।
जब भी कभी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जरूर निकालिए, जहां पर पता चल जाएगा किस टेम्परेचर पर प्रोसेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा और उसी से कम ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगेगा और वही बताएगा कि नेट में कौन ज़्यादा हो रहा है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होने का चांस हो सकता है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ रही तो रिएक्टेंट ज़्यादा होने का चांस हो सकता है। उसी के ऊपर है ये। तो जाइए यहाँ पर आप डाल दीजिए डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। अब आप डेल्टा एच कंपेयर कर लीजिए तो आपको मिल गया 120 और अगर इंट्रोपी चेंज आप कंपेयर कर लें टेम्परेचर हटाकर तो ये हो गया 3/8। अब आप टेम्परेचर निकाल लीजिए इक्विलिब्रियम का, क्योंकि उन्होंने यूनिट नहीं मेंशन कर रखा है तो आप दोनों की यूनिट सेम सेम मान के जाइए। तो 120 डिवाइडेड बाई 3/8 आप इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये बनेगा 120 इंटू 3, माफ़ करिएगा इंटू 3 कैसे, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 तो ये बन गया 40 और ये हो गया 320 केल्विन। ध्यान रखें फॉर्मूले से निकाला हुआ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। तो ये आ गया टेम्परेचर वो जहां पर इक्विलिब्रियम है। अब देखिए तुम्हारा डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या ये दोनों पॉजिटिव थे? हाँ, इसका मतलब जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा 320 से, जब हम टेम्परेचर को इससे ज़्यादा रखेंगे तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होने की वजह से फॉरवर्ड जाएगी और x का कंपोनेंट कम और y का कंपोनेंट ज़्यादा होने लगेगा। जब टेम्परेचर आप 320 से कम रखेंगे तो क्योंकि ये टेम्परेचर फेवरेबल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी और रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो x के ज़्यादा होने का चांस रहेगा। बस आप इसी के ऊपर ध्यान से देखिए, आपको लास्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में लोचा ये है कि 300 मतलब कम टेम्परेचर हो गया तो x ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ लिखा है y इसलिए गलत है। दूसरे में देखेंगे तो 280 फर्दर लेस टेम्परेचर है और इक्विलिब्रियम से तो फिर बैकवर्ड आएगा, x ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर y लिखा है गलत है। 350 पे देखें टेम्परेचर ज़्यादा किया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, y ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ x लिखा है इसलिए ये गलत है। लास्ट ऑप्शन चेक करिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइए, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। और जब तक अच्छे से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सर एग्जाम में नहीं सॉल्व होते। इसलिए नहीं सॉल्व होते क्योंकि आप घर में नहीं कर रहे। घर में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियोस को पूरा का पूरा लास्ट तक सीरियसली देखोगे, एक एक क्वेश्चन समझ के कैसे स्टेप सॉल्व करते हैं, कैसे ऑप्शन चेक करते हैं, और यहाँ पर जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देखने से नहीं डरते, क्योंकि कई बार लोग फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ोगे, क्वेश्चन ट्राई करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आप करोगे उतना ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन समझने में। आइए फिर, इसके पहले भी जो आपको 3 प्रैक्टिस सीट दी गई हैं उनका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। आइए अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमसे पूछा है साफ फॉर विच, ये रिएक्शन है अपने पास, इंथैल्पी चेंज दिया गया है, एंट्रोपी चेंज दिया गया है, इज नॉट फिजिबल एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये फिजिबल नहीं है ऐसा बता रहा है। फिजिबल नहीं मतलब रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर पर जब कोई डेल्टा जी निकालेगा तो प्लस आ जाएगा। द टेम्परेचर एबव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसके ऊपर ये रिएक्शन फिजिबल होगी, वो हमें ढूंढना है। तो आइए फिर से टेम्परेचर का क्वेश्चन है, फटाफट क्या देख लीजिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कब है, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। जाइए देखिए डेल्टा एच कितना है, 500 किलो में लिखा है तो उसे 10⁻³ हटा लीजिए, जूल बना लीजिए, क्योंकि एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम टाइम हमें जूल में ही दिया रहता है। तो आइए ये बन गया अपने पास 200, जूल वाला डेटा अपने पास नीचे तो है ही, अब ये जूल जूल कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया 2500, इतना केल्विन। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हुआ और हमसे यही पूछा है द टेम्परेचर एबव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल। फिर से देखिए दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पे रिएक्शन फिजिबल होगी, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा। तो किसके ऊपर, यही तो पूछा है द टेम्परेचर एबव विच, तो दिस टेम्परेचर, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। ठीक है, 2500 केल्विन। बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है एनसीईआरटी से। बस एनसीईआरटी में 4 ऑप्शन नहीं है, मैंने आपके लिए बढ़िया 4 ऑप्शन बना दिए हैं। आसान सा क्वेश्चन था, केवल जब भी कभी टेम्परेचर की बात हो आप ऐसे ही जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है गिब्स इक्वेशन की यूज करने से, कैसे क्वेश्चन को हम गिब्स क्या बोलते हैं, हेस लॉ को यूज करके कैसे सॉल्व करें। तो अगर हमें 2 रिएक्शन का डेटा दिया गया है और हमसे तीसरी रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि बताइए इसका क्या होगा, तो बताना बहुत आसान है। आप ढूंढिए 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3, ये कहां से मिलेगा, पहली रिएक्शन से। तो आप पहली रिएक्शन का जो डेटा है उसे वैसे ही लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं हेस लॉ।
और फिर देखिए आपको क्या चाहिए, CO कहां से मिलेगा, दूसरी रिएक्शन से। आपको कितना चाहिए 6, वहां कितना है 2, तो 6 कैसे मिलेगा, जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका डेटा है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -514.4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोनों रिएक्शन में क्या करना है वो आपने ढूंढ लिया। अब जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यही रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो बस आप इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाता है। मेरे हिसाब से ये 56.2 माइनस में आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए अगले क्वेश्चन में तो हमें इसका आंसर दिख ही जाएगा, उस कोने पे देखते रहिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द प्रोसेस, एक आसान सा क्वेश्चन लिया है, द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। आपको पता है एंट्रोपी मतलब फ्रीडम, किसी की भी फ्रीडम जीरो नहीं होती, लेकिन जो फ्रीडम का चेंज है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जब हम किसी प्रोसेस में फ्रीडम बढ़ जाती है तो उसी को बोलते हैं कि उसका चेंज ऑफ एंट्रोपी प्लस हो जाएगा, और अगर घट जाएगी तो माइनस हो जाएगा। डिसोसिएशन, किसी का डिसोसिएशन कराते हैं तो फ्रीडम बढ़ती है, इसलिए चेंज ऑफ फ्रीडम हमेशा ही पॉजिटिव। डिसोसिएशन कराने के लिए टेम्परेचर देते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो फ्रीडम बढ़ी जाएगी। दूसरा देखिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। भैया किसी का सब्लिमेशन कराओगे तो सॉलिड उड़ने लगेगा, गैस में भाग जाएगा, और ड्राई आइस का तो फॉर्मूला होता है CO2 सॉलिड में, और जब गैस में जाएगा तो फ्रीडम बढ़ जाएगी, तो चेंज ऑफ फ्रीडम कैसा होगा, प्लस में। और डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, किसी भी सॉलिड को, आयोडीन सॉलिड होता है, अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे मतलब एक सोल्यूशन बनाएंगे, किसी भी तरीके का सॉल्यूशन बनाइए, फ्रीडम का जो चेंज है वो प्लस होता है हमेशा, फॉर ऑल काइंड ऑफ मिक्सचर्स। तो ये तीनों में पॉजिटिव आया तो अपने आप नेगेटिव कहां पर आएगा, लास्ट ऑप्शन में। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2, जब आप N2 और H2 की मदद से अमोनिया को बनाएंगे तो चाहे आप एक अमोनिया बनाइए या 2 अमोनिया बनाइए, जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे तो देखेंगे पहले हमारे पास 4 गैसेस थी और बाद में केवल 2 ही गैस रह गई। मतलब जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी गैस आपस में कंडेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ कम गैस बनती है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे तो फ्रीडम घट जाएगी, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा फ्रीडम रखते हैं। तो ज़्यादा गैस से कम गैस में जाना मतलब फ्रीडम का घट जाना, एंट्रोपी का घट जाना। तो जब कोई चीज़ घटेगी तो उसका चेंज कैसा होगा, माइनस। तो ये वो प्रोसेस हो गया जहाँ पर एंट्रोपी चेंज माइनस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई, क्वेश्चन मिलेंगे टोटल हमारे पास 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स 5 मिलेगा उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव क्या होता है, जितने भी हम पैरामीटर सुनते हैं अगर वो चीज़ अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो बन जाता है एक्सटेंसिव, अगर वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करे तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव। जैसे पानी की डेंसिटी, पानी कम हो या ज़्यादा हो, वो पानी के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो आइए, वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करते हैं तो ये इंटेंसिव नहीं होंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, किसी के भी लास्ट में पर मोल, पर ग्राम या पर लीटर आ जाएगा तो वो बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी, मोल पर लीटर, पर मोल, पर ग्राम, तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। ई नॉट या ईएमएफ ऑफ सेल, वो इंटेंसिव ही प्रॉपर्टी होता है। एनर्जी से रिलेटेड टर्म जनरली क्या होते हैं, एक्सटेंसिव, वो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, कोई चीज पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर होगा तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। मोल, मोल तो अमाउंट पे डिपेंड ही करेंगे, ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा मास होगा पानी का, ज्यादा मोल बनेंगे, तो ये नहीं चलेगा। कितने हैं फिर इसमें इंटेंसिव, 4 हैं, तो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हो गया भाई 8 नंबर की तरफ। द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए। एंडोथर्मिक कौन कौन से हैं, तो जब किसी गैस मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड को आप तोड़ोगे, आयोडीन ऐसे होता है, और वहां से तुम जाना चाहोगे 2I में, मतलब तुमने बस केवल इसके बॉन्ड को तोड़ डाला। किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं। एनर्जी देना मतलब एंडोथर्मिक। दूसरी रिएक्शन में भी ऐसे ही हो रहा है, HCl के अंदर बॉन्ड होता है और तुमने उसको तोड़ दिया, H और Cl को अलग अलग कर दिया, उसके लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा, ये भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। फिर वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस मतलब वेपराइजेशन, किसी को वेपराइजेशन कराना होगा तो तुम्हें लगातार हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और
सब्लिमेशन, ये कंबसन हो रहा है, किसी भी चीज को जलाओगे तो वो तो एक्सोथर्मिक होगा ना। और लास्ट देखिएगा ई नंबर पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो वो सॉल्ट कम सॉल्युबल होता है, अगर हम उसे हीट करके पानी को बॉयल करके उस सॉल्ट को डालते हैं तो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसी फिनोमिना से पता चलता है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर जो, जैसे NaCl ले लीजिए, NaCl पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम कम टेम्परेचर रखते हैं पानी का तो उसमें कम सॉल्युबल होता है। मतलब जो सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, टेम्परेचर कम करने से कम। जो रिएक्शंस टेम्परेचर फ्रेंडली होती हैं उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो जनरली कोई सॉलिड अगर डिसॉल्व होता है पानी में तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी फिनोमिना से पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ओवरऑल कितने एंडोथर्मिक हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा और ई नंबर। तो टोटल 4 एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं और यहाँ है ये 4, ठीक है। ये 4 लिखा है, ध्यान रखिए, 5 नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस करने के लिए। जागते रहना भाई, सोना जाना। क्वेश्चन नंबर 9 आ जा भाई, ये रहा। फिर से ये जानकारी के लिए तुम्हारे बता दें, ये एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन भी नहीं बनाए क्योंकि वहां पर ऑप्शन के साथ ही ऐसा लिखा है। क्या है अपने पास? ए रिएक्शन A+B जा रहा है C+D में और प्लस क्यू का मतलब क्या है? कुछ हीट लिबरेट कर रहा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका डेल्टा H माइनस है नेगेटिव में। टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, ये ऐसी रिएक्शन है जिसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो द रिएक्शन विल बी पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनियस नेचर और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर। ये कैसे देखते हैं? डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S से साइन की वैल्यू डाल दीजिए। डेल्टा H कैसा है? माइनस T इंटू डेल्टा S। डेल्टा S कैसा है? पॉजिटिव में। तो आप देखिए नेट में ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? माइनस। दोनों ही चीजें माइनस हो गई। क्या कोई पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने से ये कभी प्लस हो सकता है? भैया टेम्परेचर के साथ भी तो माइनस ही आ गया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा माइनस होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो कम माइनस होगा, टेम्परेचर 0 भी कर दोगे तब भी माइनस बना रहेगा ये डेटा। इसीलिए ये डेल्टा G हमेशा के लिए माइनस हो गया। और अगर डेल्टा G हमेशा माइनस हो गया, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये रहेगा हमेशा माइनस ही। इसका मतलब ये प्रोसेस टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबिलिटी में तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑलवेज पॉसिबल होगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखो या टेम्परेचर कम रखो, पॉसिबल तो हमेशा होगा। जैसे घर से अगर हम बिल्डिंग से कूदें तो नीचे ही गिरेंगे, चाहे टेम्परेचर, चाहे ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, ऊपर से कूदने से नीचे ही गिरोगे। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर ज़्यादा कम करने से भी चाहे जो कर लो, अगर तुमने कूदे ऊपर से तो नीचे ही गिरोगे बिल्डिंग के। ये हो गया एक ऐसा प्रोसेस जो टेम्परेचर डिपेंडेंट के ऊपर नहीं है भाई, ठीक। कूदना जाना ऐसा, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। तो आंसर क्या बन जाएगा? लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त। अगर ये सॉल्व करके आंसर दे पाओ खुद से तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसकी वैल्यूज को थोड़ी बदल रखी है। आप एनसीईआरटी में जा करके थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज में फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां वैल्यूज कुछ और मिलेंगे, यहां मैंने कुछ और ले रखी हैं। आइए, पूछा क्या है? इस रिएक्शन का डेल्टा H बता दीजिए। क्या दिया गया है? ये सब दिया गया है। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मैं इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूं कि क्या दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? वेपराइजेशन ऑफ CCl4 लिक्विड। तो जाइए CCl4 लिक्विड का वेपराइजेशन कर लीजिए। ये हो गया वेपराइजेशन, ठीक। अगला फिर फॉर्मेशन ऑफ CCl4 लिक्विड, तो फॉर्मेशन कर लीजिए CCl4 लिक्विड का। कैसे फॉर्मेशन करते हैं? फ्रॉम एलिमेंट इन द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है? कार्बन ग्रेफाइट, या लिखते समय उसे हम कार्बन सॉलिड भी लिख देते हैं। तीसरी रिएक्शन में क्या दिया है? एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। किसी का एटोमाइजेशन क्या है? कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जाना, एक तरीके का सब्लिमेशन बोल दीजिए। और लास्ट वाला डेटा क्या है? एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 गैस होता है, उसका एटोमाइजेशन मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ देना। तो यहां पर आ जाना, ये है अपने पास डेटा, ठीक है। ये 4 रिएक्शन दी है। अब आप चाहें तो हेस लॉ लगा दीजिए। इन 4 रिएक्शन की मदद से पहली रिएक्शन कैसे पाओगे, ये रिएक्शन कैसे मिलेगी? तो कैसे मिलेगी भाई? देखो, इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, कितना दिया है? 30, ये दिया गया है 30। दूसरा क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
CCl4 लिक्विड, ये है अपने पास -135। मैं टाइम देख रहा था भाई। हमारे पास तीसरा डेटा है कार्बन सॉलिड का एटमाइजेशन, वो है 715, और चौथा डेटा दिया गया है Cl2 का एटमाइजेशन, वो है 240। अब आप ध्यान से देखिए, इन 4 रिएक्शन की मदद से वो पहली रिएक्शन कैसे बनाओगे, कैसे बनेगी, आइए देखिए। इस रिएक्शन को बनाना है तो आपको क्या चाहिए, CCl4 गैस। कहाँ है CCl4 गैस, ढूंढिए इन 4 में से कहाँ है। तो ये पहले वाले में है CCl4 गैस, इसका मतलब पहली रिएक्शन को ऐसे ही ले लें क्या, नहीं नहीं, ऐसे ले लोगे तो CCl4 गैस तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, हमें कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में। तो इस रिएक्शन को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स। रिवर्स कर देने से काम बन जाएगा, बिल्कुल काम बन जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन शुड बी रिवर्स। रिवर्स करोगे तो जो उसका इंथैल्पी चेंज है उसमें साइन बदल जाएगा, अगर वो प्लस में 30 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 30। पहले से काम बन गया। अब जाइए देखिए कार्बन गैस कहाँ से मिलेगा, कार्बन गैस मिलेगा इस तीसरी रिएक्शन से। ऐसे ही ले लीजिए, कार्बन गैस प्रोडक्ट में है, हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, 1 है और 1 ही चाहिए, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या रिवर्स नहीं करना है। तीसरी रिएक्शन से देखिए तो हमें 4Cl गैस चाहिए। तो लास्ट वाली रिएक्शन में देखिए 2Cl है, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4Cl मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो इसका इंथैल्पी चेंज है, पहले तो तीसरा वाला वैसे ही ले लेते हैं 715, और लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें 4Cl चाहिए, वहां पर 2Cl है, ठीक है। अच्छा, इतना ध्यान रखिए, जितने भी डेटा दिया गया है सबका यूज होना चाहिए, नहीं तो हमारी रिएक्शन से आया हुआ जो आंसर होगा वो सही नहीं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई काम तो हो गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपने इस रिएक्शन को पूरा मिस कर दिया। ये रिएक्शन तो यूज ही नहीं हुई, उसे भी यूज करना है। कहाँ यूज होगा वो, जहां यूजलेस चीजें आ गई हैं। आप देखिए कार्बन सॉलिड, Cl2 गैस और CCl4 लिक्विड, ये तीनों ही चीज उस मेन रिएक्शन को नहीं चाहिए। ना उसे कार्बन सॉलिड चाहिए, ना ही Cl2 गैस चाहिए, ना ही CCl4 लिक्विड चाहिए। तो फिर ये दिया क्यों गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि और रिएक्शन में ये सब हैं, और उन्हें कैंसिल करने के लिए, उन्हें डिलीट करने के लिए इस रिएक्शन की आप मदद ले सकते हैं। जैसे हम देखिए, किसी एक पे फोकस कर लो, काम बन जाएगा। कार्बन सॉलिड यहां पर है, इस तीसरी रिएक्शन पे ध्यान से देखिए, यहां भी कार्बन सॉलिड है। जब आपने इस रिएक्शन को ऐसे ही ले लिया था तो आपकी मेन रिएक्शन में ये कार्बन सॉलिड भी देने लगेगा, लेकिन आप मेन रिएक्शन में कार्बन सॉलिड नहीं चाहते हैं, तो आपको इस कार्बन सॉलिड को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे तो हमें कार्बन गैस नहीं मिलेगा। इसको तो हमने पहले से ही ऐसे ही ले लिया, तो ये कार्बन सॉलिड कैसे कैंसिल होगा, हम बोलेंगे ये तो रिएक्टेंट में है। ऐसे अगर किसी के प्रोडक्ट में कार्बन सॉलिड होता तो फिर ये कार्बन सॉलिड उसके प्रोडक्ट वाले कार्बन सॉलिड से कैंसिल हो जाता ऐड करते समय। तो ये प्रोडक्ट में, ये वाला तो प्रोडक्ट में ला सकते हैं ना, क्या करके, इसको रिवर्स करके। तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स करोगे तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, प्लस में 135। बस उसके बाद आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्या आपने सारी रिएक्शन का यूज कर लिया, यस, बस हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए और आपको इस रिएक्शन का मिल जाएगा डेल्टा H। कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी को ही सॉल्व करने से 1300 किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी में है। आप अगर सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर तो एनसीईआरटी में जाइए और एक्सरसाइज खोलिए। दूसरा जो पेज होगा एक्सरसाइज का, उसमें ये बहुत लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, खास करके अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। इवन आईआईटी एडवांस में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने तो अभी दूसरे तरीके से कराया। इसका दूसरा तरीका भी और भी हो सकता है, कोई चाहे तो किसी और तरीके से भी बना के कर सकता है, साइकिल वाइकल बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आसान है अपने पास। 2Cl से Cl2 में जा रहे हैं। भैया 2Cl मतलब Cl के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, एटम है। ये 2Cl ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर, और तुमने क्या किया, इनको पकड़ के इनके अंदर बॉन्ड बना दिया, यहाँ चले गए। जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो हीट लिबरेट होता है, लेकिन यहाँ तो तोड़ा नहीं, बॉन्ड बनाया। माफ करिएगा, जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो हीट देना पड़ता है, बहुत सारा हीट देना पड़ता है, तो उसके बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन यहां पर तो तुमने बॉन्ड तोड़ा ही नहीं, बॉन्ड तो पहले से ही टूटा है, बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड बनता है तो प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो भैया डेल्टा एच क्या होगा, माइनस। और ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों सेम साइन के होते हैं जब कोई प्रोसेस दिया हो तो चाहो तो एंट्रोपी चेंज देख लीजिए। दो गैस, पहले ये दोनों ही इधर उधर जा सकते थे, तुमने इनको पकड़ के बांध दिया तो दोनों की फ्रीडम क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब दोनों एक हो गए ना,
जैसे किसी की शादी हो जाए, समझ लो पहले दोनों इधर उधर भाग सकते थे, शादी हो गई तो दोनों बंध गए, बंध जाने से फ्रीडम कम हो जाती, तो पहले फ्रीडम ज़्यादा थी, बाद में फ्रीडम कम हो गई, मतलब फ्रीडम घट गई, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी कैसा, माइनस, तो बोथ आर नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में, आंसर हो गया ये पार्ट। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अगला नंबर पे चलते हैं, 12 नंबर, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक से बचिएगा। 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर मोल ऑफ C7H16 is released when following reaction is carried out at constant volume and at 300 Kelvin। ठीक है भाई, ये वो रिएक्शन है। रिएक्शन अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डेटा दिया है, कितना हीट लिबरेट हुआ, रिलीज हुआ, ध्यान रखिएगा यहाँ ये डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज है उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, और वो कितना दिया है अपने पास 1150। तो क्या ऐसे ही ले लें प्लस में, नहीं, हीट रिलीज हुई है, प्रोसेस से हीट लिबरेट हो रहा है, मतलब इसे कैसे यूज करना है, माइनस में। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, आपसे पूछा है हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज कैसे आएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा यू कितना है, -1150, डेल्टा एन क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट ढूंढिए, तो 7 है गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, माइनस गैसियस जो रिएक्टेंट है उनके कोफिशिएंट वो हैं 11 इंटू आर टी। अब आप आर लिखते समय ध्यान रखिए यूनिट क्या है, यूनिट है किलो कैलोरी, तो आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, और किलो बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, या उसी को बोलें 10⁻⁻3। टेम्परेचर कितना है 300। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए इसे और देखिए क्या आंसर आता है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्या, चलो आंसर बता देते हैं, अगले में तो आंसर दिख ही जाएगा। तो इसका आंसर ए पार्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सॉल्व करिएगा। बस ध्यान रखिए वो 2 × 10⁻³ क्यों लिखा है, किलो कैलोरी बनाने के लिए। तो देख लेते हैं भाई, 12 का आंसर ए है, जब बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, फिर से ये वही पुराना हो गया, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक था डेल्टा जी नॉट के ऊपर, अभी ये डेल्टा एच के ऊपर है। तो कैसे बनाओगे मैं तुम्हें बता दे रहा, देखो 3 कार्बन सॉलिड कैसे आएगा, यहाँ 1 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 कार्बन सॉलिड मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन यूज हो गई। Fe2O3 सॉलिड रिएक्टेंट में चाहिए, वहाँ प्रोडक्ट में है, तो पहली रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। तो पहली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो जब तुम पहले को रिवर्स करोगे तो वो हो जाएगा प्लस में 822, और दूसरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा -110 × 3। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच दिया तो डेल्टा एच, अगर वो एंट्रोपी चेंज दिया होता तो इसका एंट्रोपी चेंज आ जाता। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 492, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो नन ऑफ दीज, जिंदाबाद भाई, नन ऑफ दीज आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, आसान क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। हमें सबकी फॉर्मेशन दे रखी है और पूछा है इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए, जब भी कभी फॉर्मेशन में डेटा दिया होता है तो इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बस जो प्रोडक्ट हैं उनके कोफिशिएंट सामने आ जाते हैं। अगर किसी का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर देखिए HCl का कोफिशिएंट है 4, तो वो 4 ऐसे सामने आ जाएगा। ये लिखा हमने क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो कोफिशिएंट है उस पर ध्यान रखिएगा, वो सामने आ जाएंगे। CCl4 लिक्विड, ये गैस लिखा है तो गैस, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। देखिए इन सब का हमें फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप फटाफट इनकी डेटा डालिए और आंसर पा जाइए। ठीक है, सब चीज़ें हमें दे रखी है, CO2 का फॉर्मेशन क्या है, वाटर का फॉर्मेशन क्या है, HCl का फॉर्मेशन क्या है, CCl4 का फॉर्मेशन क्या है, सारी वैल्यूज़ डालिए और सॉल्व करिए, देखिए आपके पास ये आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, आंसर तो अगली स्लाइड में आपको दिख ही जाएगा, बस आपको यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, लैंग्वेज के ऊपर है। बोला है अपने से द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन इज -74.9। ठीक है भैया, मेथेन गैस जो है ना उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता रहे हैं, लगभग ये -75 है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए CH बॉन्ड फ्रॉम दिस, बोल रहा है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बॉन्ड एनर्जी CH की इस डेटा की मदद से, तो हमें और क्या चाहिए, इट इज नेसेसरी टू नो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और क्या क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे मीथेन गैस का फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम एक बार फॉर्मेशन कर लेते हैं। कहां से करोगे, कार्बन सॉलिड से और 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से, ये हो गया फॉर्मेशन। अब हमें इसका डेल्टा एच दे रखा है -75। अब इसको तुम्हें बॉन्ड एनर्जी में लिखना पड़ेगा, अगर आप बॉन्ड एनर्जी चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा कार्बन सॉलिड की बॉन्ड एनर्जी। लेकिन किसी सॉलिड की बॉन्ड एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, उसका एटमाइजेशन से, या बोले उसका सब्लिमेशन से, अगर उसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है तो ये बन जाएगा इसका सब्लिमेशन, या बोले एटमाइजेशन कार्बन सॉलिड का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 का एटमाइजेशन। H2 एक गैस है तो उसको एटम में बदलने के लिए केवल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो आप उसे चाहो तो ऐसे लिख लो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH माइनस, ध्यान रखिए हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, बस फॉर्मेशन दिया होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो ये हमने लिखा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में लिखिए, CH4 में 4 CH बॉन्ड होंगे और CH बॉन्ड तो हमें निकालना है। अब सोचिए अगर आप CH बॉन्ड चाहते हैं तो आपको और क्या चीज़ें देनी पड़ेगी। अगर हम CH बॉन्ड की एनर्जी चाहते हैं तो कार्बन सॉलिड का एटमाइजेशन चाहिए और HH बॉन्ड एनर्जी, या बोले H2 का एटमाइजेशन, तो हमें 2 डेटा चाहिए, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 यस एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, जो कार्बन सॉलिड लिखा है वही कार्बन ग्रेफाइट है, 2 डेटा चाहिए तब हम CH की बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। ठीक है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन फिर से वही हेस लॉ की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। 2 रिएक्शन हमें दे रखी है और हमसे पूछा है मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कैसे करोगे, वाटर लिक्विड को वाटर गैस में ले जाएंगे तो वेपराइजेशन हो जाएगा। इन दोनों की मदद से ये रिएक्शन आप खुद बनाइए और सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। जो आंसर आ जाए मैच कराओ अगली स्लाइड में आगे आके। ठीक है, कैसे इन दोनों की मदद से ये कैसे आएगा, सोचो वाटर लिक्विड कहाँ से आएगा, पहली रिएक्शन में वाटर लिक्विड है उसको रिवर्स कर लेंगे तो आ जाएगा, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे में क्या चाहिए, वाटर गैस प्रोडक्ट में चाहिए, वाटर गैस कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट में दूसरे से मिलेगा, और प्रोडक्ट में चाहिए हमें, प्रोडक्ट में पहले से ही है तो इसको ऐसे ही ले लेना। अब जब पहले को रिवर्स करोगे तो जो उसका डेटा माइनस में है वो क्या बन जाएगा, प्लस में 285.9, और दूसरे को वैसे ही लेना है तो ये माइनस का 241.8। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और बना लीजिए आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा 44.1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेना इसका आंसर तो अगले स्लाइड में मिल ही जाएगा। जी हाँ, सी पार्ट आंसर था। अगला भी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर है, बस उनको ध्यान से पढ़िए। हमें एक रिएक्शन ये दी है, डेल्टा एच भी दिया है, और हमसे बोला है अगर ये N2O5 गैस की जगह पर सॉलिड में बनता, तो चलिए सेम रिएक्शन को फिर से लिखते हैं और जो N2O5 गैस है ना उसको सॉलिड में बना लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ N2O5 सॉलिड। तो ठीक है भाई, इफ N2O5 सॉलिड इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ N2O5 गैस इन द अबव रिएक्शन द डेल्टा एच विल बी, तो फिर डेल्टा एच क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका डेल्टा एच हमें चाहिए। और कुछ दिया है कि नहीं, तो देखिए दिया है, और गिवन दैट सब्लिमेशन ऑफ N2O5 इज 54 किलो जूल पर मोल, मतलब एक रिएक्शन और दी गई है, जो N2O5 सॉलिड है उसको अगर हम N2O5 गैस में ले जाते हैं, सब्लिमेशन का यही मतलब है, तो वो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 54 किलो जूल। तो देखिए आप फिर से, अब मैंने तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया, 2 रिएक्शन दी गई है और इन दोनों रिएक्शन की मदद से तुम्हें इसका डेल्टा एच बताना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया 2 रिएक्शन की मदद से इसका। तो सोचिए ये सब कहां से आएंगे, पहली रिएक्शन से, तो पहली रिएक्शन को सेम ले लो, और हमें N2O5 सॉलिड प्रोडक्ट में चाहिए, N2O5 सॉलिड, तो वो कैसे प्रोडक्ट में मिलेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करने से, तभी तो ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो इसका डेल्टा एच 54 दिया है प्लस में, तो इसको रिवर्स करोगे तो यह क्या बन जाएगा, -54। अब बस ध्यान दीजिएगा, केवल रिवर्स करने से काम नहीं बनेगा, हमें 2N2O5 चाहिए, तो इसको रिवर्स भी करोगे और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी। तो देखिए पहले को तो ऐसे ही ले लेंगे, क्यों ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि हमें 4NO2 और O2 चाहिए, वो तो यहीं से मिल जाएगा। अब हमें N2O5 चाहिए प्रोडक्ट में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिवर्स करोगे तो वो जो 54 है उसका -54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर बन जाएगा। आंसर सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाता है, फिर कर लीजिए टिक, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18 एक लाजवाब क्वेश्चन है,
लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसे खुद करिए। इसी के जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया है, बस हम आपको एक्सप्रेशन बना के दे देते हैं। देखिए Cl2 से जा रहे हैं 2Cl में, I2 से जा रहे हैं 2I में, ICl से जा रहे हैं I और Cl में, I2 से जा रहे हैं सॉलिड से I2 गैस में। गिवन दैट द स्टैंडर्ड states for iodine and chlorine are solid and gas respectively, the standard enthalpy of formation of ICl का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जाइए ICl का फॉर्मेशन करिए। कहाँ से बनेगा ICl? I2 सॉलिड से और Cl2 गैस से। बस अगर आप स्टैंडर्ड चाहते हैं तो एक ही बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए I2 को हाफ ले जाना पड़ेगा, Cl2 को भी हाफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बस आप कोशिश करिए कि ये जो 4 रिएक्शन दी गई है इसकी मदद से वो कैसे आएगा। हाफ I2 सॉलिड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करने से। तो जब आप इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा बन जाएगा 62.76/2। इससे क्या मिल गया आपको? आयोडीन सॉलिड मिल गया। इस रिएक्शन का यूज हो गया। फिर ICl गैस प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट में है, तो इस रिएक्शन को क्या करोगे? रिवर्स करोगे तो ये -211.3 हो जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ 1 है और हमें 1 ही चाहिए, बस रिवर्स कर दीजिए। फिर चाहिए Cl2 गैस हाफ। Cl2 कहाँ से मिलेगा? पहले से हाफ चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें रिएक्टेंट में चाहिए तो बस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्टेंट में आ जाएगा 242.3 का हाफ हो गया। अब देखिए एक रिएक्शन बच गई। ध्यान रखिए कोई भी रिएक्शन बचनी नहीं चाहिए। कोई रिएक्शन बच गई इसका मतलब कुछ तो लोचा हुआ, इसको भी यूज करना है। ये कैसे यूज होगा? I2 गैस वहां कहीं नहीं है, I गैस भी वहां कहीं नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए इसी में से ही किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ढूंढो, ये लास्ट वाली रिएक्शन में जब तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था तो ये हाफ I2 हो गया था और हाफ सॉलिड इधर और गैस उधर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया था तुमने इस रिएक्शन में, तो ये ऐसी बन गई थी हाफ I2 सॉलिड और हाफ I2 गैस। लास्ट वाली रिएक्शन में जब तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था। अब आपको ये करना है कि यहां पर देखिए जो आपको चाहिए वो तो यहां से मिल गया, I2 सॉलिड मिल गया, लेकिन ये I2 गैस तो प्रोडक्ट में चला गया। कितना चला गया? हाफ। तो यही कैंसिल करना है आपको। कैसे कैंसिल होगा? इसकी मदद से हो जाएगा। जो यहाँ है उसी पे टारगेट करिए। तो हाफ I2 यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हाफ I2 बन जाएगा। वो प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में है, तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो जब इधर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ज़्यादा रिएक्शंस दी होती हैं तो ये प्रोसेस टफ हो जाते हैं। तो उसी का ही ये एग्जाम्पल था। आप सॉल्व करिए इसको और देखिए क्या आंसर आ जाता है। आंसर तो अगले आगे मिल ही जाएगा, लेकिन आप खुद करके देखिए, खुद से आंसर निकालते हैं तो एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है मज़े से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लास्ट वाले का आंसर ए पार्ट था। 19 में भी सेम तरीके से है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर देता हूं। बॉर्न हैबर साइकिल, इतना सारा डेटा दिया हो ना क्वेश्चन में, बहुत सारे चीज दिया है यहाँ पर, तो आप सॉल्व करने के लिए एक साइकिल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल कैसे बनाते हैं किसी सॉलिड के लिए? देखिए क्वेश्चन में किस सॉलिड की बात कर रहा है? LiF। तो आप जाइए LiF सॉलिड का फॉर्मेशन कर लीजिए। कहाँ से? उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। लिथियम का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? लिथियम सॉलिड। फ्लोरीन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? फ्लोरीन गैस। ये हो गया। अब इसी को ही आप दूसरे तरीके से बनाइए। तो पहले लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में ले जाना पड़ेगा, फिर लिथियम गैस को आयनाइज करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर फ्लोरीन के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, F बनाना पड़ेगा, फिर F इलेक्ट्रॉन खाएगा, F माइनस में जाएगा, फिर ये दोनों मिलेंगे और उसका फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए इसी का ही सारा डेटा दे रखा है उन्होंने। देखो Li सॉलिड और हाफ F2 जब जाएगा तो ये कितना एनर्जी देगा? -617। जब Li सॉलिड Li गैस में जाएगा तो कितनी एनर्जी लगेगी? 161। जब Li गैस Li प्लस में जाएगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 520। अब उधर देखिए हाफ F2 को F में भेजने के लिए, ये F लिखा है, हाफ F2 को F में भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 77। फिर F जब इलेक्ट्रॉन खाएगा F माइनस में जाएगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? वही नहीं पता है, उसे X मान लीजिए। फिर Li प्लस और F माइनस LiF सॉलिड में जाएगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? माइनस में 1047। ठीक है, ये सारा डेटा दे रखा है। अब आप क्या करिए इसमें, बस आप यूज कर लीजिए कि इधर से जाने का जो डेटा है डायरेक्ट जाने का, वो इस तरफ के सारे डेटा के सम के इक्वल होगा। तो ये बन जाएगा 161 प्लस 520 प्लस में 77 प्लस में x
और -1047। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा वैसे सॉल्व करने से? सॉल्व करो तो पहले आंसर बनेगा सी पार्ट। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब मेहनत बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, इसीलिए तो सिलेक्शन भी तो सबका नहीं होता। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख पाते हैं, चीज़ें सीख पा रहे हैं, उन्हीं के लिए तो फायदा है। अगला क्वेश्चन फिर से बॉर्न हैबर साइकिल का है, और बस अगली बार किसके लिए है? केसीएल के लिए। तो जाइए फटाफट केसीएल का बॉर्न हैबर साइकिल बना लीजिए। जाइए फिर पोटेशियम कहाँ से आएगा? पोटेशियम सॉलिड से। और क्लोरीन कहाँ से आएगा? हाफ Cl2 गैस से। इसके डेल्टा H को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जाइए और आगे का सफर, इसको ले चलिए KCl सॉलिड से गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर इसका आयोनाइजेशन कर दीजिए, आयोनाइजेशन हो गया। इसके लिए बॉन्ड तोड़ दीजिए तो बॉन्ड टूट जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन खाएगा, Cl- में जाएगा, फिर ये दोनों मिल करके वहाँ जाएंगे। यही करना होता है, ये बन जाता है बॉर्न हैबर साइकिल। इससे जो एनर्जी, अब देखिए सब दे रखा है उन्होंने। फॉर्मेशन के लिए कितना है? -440। फिर दे रखा है सब्लिमेशन के लिए 90, आयोनाइजेशन के लिए 420। वहाँ देखो Cl2 के 1 मोल को तोड़ना होगा तो 240, और हाफ मोल को तोड़ना होगा तो 120। फिर जब Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? 350। और पूछा क्या है? लेटिस एंथैल्पी, और यही होता है माइनस का लेटिस एंथैल्पी। और जैसे पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा कि -440 ये डायरेक्ट जाने का एंथैल्पी चेंज है, और इनडायरेक्ट जाने का एंथैल्पी चेंज हेस लॉ। 90 + 420 + 120 प्लस चलिए -350 और माइनस लेटिस एंथैल्पी, इसी को इक्वल कर लेते हैं। डायरेक्ट जाने का डेल्टा H और इनडायरेक्ट जाने का डेल्टा H सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, बहुत प्यारा सा x की वैल्यू आएगी जो आप नीट जैसे एग्जाम में चाहते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो x बोले तो वो लेटिस एंथैल्पी आ जाएगी 720। ठीक है, इसका भी आंसर हमें आगे दिया गया होगा भाई, देखिए 20 का आंसर, जी हाँ 20 का आंसर है ए पार्ट आंसर वही 720 वाला। तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस। आपको ये 20 क्वेश्चंस कैसे लगे? और अगर आपको क्वेश्चंस कोई अच्छा लगा है, आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे, उसको कहीं नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, वही आपकी मदद करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है उसका भी सोल्यूशन जल्दी आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।